नमस्कार दोस्तों। सीबीआई प्लस ईडी प्लस सीडी प्लस कोर्ट बराबर कमल का कीचड़, यही आज स्थिति, पूरे देश में यही स्थिति। और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने विरोधियों को डराया जा रहा है और तमाम संस्थाओं के प्रमुखों को डराया जा रहा है, इसी पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं देश की जो 3 स्तंभ हैं, उनमें से एक जो स्तंभ है जो विधायिका के बाद में दूसरे नंबर पर है, और यदि कहें तो पूरे पर निगरानी करने के लिए जो सबसे बड़ा है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के ताबूत में एक और कील ठोक दी गई, और ये कील किस चीज पे ठोकी गई इसको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी और देश की न्यायपालिका ने न्याय पर एक आखिरी कील भी ठोक दी, जिसे कहते हैं ताबूत पर आखिरी कील भी ठोक। और इससे पता चलता है कि अगर आप मौजूदा फांसीवाद के विरोधी हैं तो किसी को अदालत की धमकी देने से पहले 1000 बार अब सोचिएगा, क्योंकि अदालतें क्या करती हैं समझ लीजिए। अगर आप लिब्रांडू हैं तो देश के संविधान में इसलिए आस्था रखते हैं क्योंकि आप संघी हिंदू हैं, तो आपके पीछे एक बैड फादर है और कोर्ट आपकी जेब में, यह स्थिति है। और इसको लेके एक बड़ा अच्छा हमारे मित्र हैं जो है, उन्होंने बहुत अच्छा, सौमित्र राय, उन्होंने कहा तबीयत से घूस खाइए, गालियां दीजिए, बलात्कार कीजिए, कोठी खड़ी कीजिए और संविधान पर पोथा लिखकर फोटो चिपकाइए। बाकी बदकिस्मत लोग आकार पटेल की किताब प्राइज ऑफ द मोदी ईयर्स को जरूर पढ़ें। मोदी मीडिया, मनी, मसल पावर और न्यायिक संस्थाओं पर कब्जे का पूरा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। आकार पटेल की पुस्तक प्राइज ऑफ द मोदी ईयर्स। तो यह क्या हुआ है इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर न्याय को झटका दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने जाकिया जाफरी की उस याचिका को बंद करने, जो एसआईटी जांच हुई थी गुजरात में जो दंगे हुए थे, और उन दंगों को लेकर के जिस तरीके से जाकिया जाफरी के पति जो पूर्व सांसद थे उनको जलाकर मार डाला गया था, उनके समेत 1000 मुसलमानों को मार डाला गया था। उसी मामले में एसआईटी ने बनाई थी, जो एसआईटी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, और वो नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ जांच करने के लिए थी। और उस मामले में एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका जो जाकिया जाफरी ने की थी उसे खारिज कर दिया, और अदालत ने कहा विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखने न रखने का कोई विषय नहीं। अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को भी बरकरार रखा कि जाफरी की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं। जिसका पति मार डाला गया हो, वो इंसाफ की बात कर रही हो, वो कह रही हो चलिए कोई बात नहीं, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी वही हमें दे दीजिए, वो सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि हमें रिपोर्ट ही नहीं पता चलेगी तो हम क्या जानेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है क्या है। जबकि हमें जो सोर्सेस से पता है उसमें जो जो तथ्य हमने दिए उनको शामिल ही नहीं किया गया है। लेकिन सर्वोच्च अदालत, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, उस न्याय के मंदिर ने ही न्याय की हत्या कर दी, और इसमें
जिस तरीके से बचाया गया था, इसमें नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री मंडल के सहयोगियों को बचाया गया था, पुलिस अधिकारियों और भाजपा के नेताओं को बचाया गया था, क्योंकि इन सब ने मिलकर साजिश रची थी। और उसी साजिश के तहत ये दंगे करा करके और किस तरीके से हमला किया गया था मुस्लिम बस्ती पर, और जाकिया जाफरी के पति समेत 1000 से अधिक लोगों को मार डाला गया था। तो ये सब इस पर यह होगा। तो यह है हमारे देश की एक सर्वोच्च न्याय की संस्था, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, उस पे उसका जो ताबूत है उस पर आखिरी कील भी ठोक दी गई। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आप चुनाव आयोग की बात करें। चुनाव आयोग जो देश के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए विधायिका के सदस्यों को चुनता है, जिनमें से कार्यपालिका के भी सदस्य बनते हैं। तो यूपी चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक वीडियो न्यूज एजेंसी है जो सभी चैनलों को इंटरव्यू की वो फीड देती है, उस एजेंसी को चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि मोदी और योगी के इंटरव्यू नहीं चलाए जाएंगे। दोनों इंटरव्यू लेकिन उसके बावजूद 9 और 12 फरवरी को ठीक मतदान के दिन प्रसारित किए गए, जबकि उन्हें चुनाव प्रभावित करना माना गया था और उन्हें तब तक चलाने का रोका गया था जब तक मतदान ना हो जाए। आप समझिए, लेकिन वो चले और चुनाव आयोग इन शिकायतों को बटोर रहा है कि क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन आप समझिए, चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये होता है, इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। तो अब बताइए, क्या लोकतंत्र बचा है? साकेत गोखले ने आरटीआई डाली थी, जिस पर आए जवाब से बात पता चली। अब आपको तीसरी लोकतंत्र की बात कर देते हैं, जो विधायिका के सदस्य चुने जा चुके हैं, जो विधायक हैं, सांसद, उन्हीं की बात कर। इस समय महाराष्ट्र की बात चल रही है। महाराष्ट्र के एक विधायक हैं शिवसेना के, अर्जुन खोतकर, और वो उद्धव ठाकरे के कैंप में बिल्कुल टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। वो नहीं गए गुवाहाटी उस कैंप में जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के गोदी में पल रहा है। नहीं जाने पर क्या हुआ कि ईडी ने महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक के एक तथाकथित घोटाले के मामले में उनकी 200 एकड़ जमीन जब्त कर दी। फिर सुन ली, वो नहीं गए तो अभी इसी वक्त उनकी 200 एकड़ जमीन जब्त कर ली गई। अब खोदकर के पास में एक ही रास्ता है, ये जमीन छुड़वानी है तो गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ लो, जैसे एकनाथ शिंदे ने पकड़ ली। जब उनके यहां ईडी आई तो उन्होंने यह फ्लाइट पकड़ ली। 11वीं तक पढ़े एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और बन भी जाएंगे शायद, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि महाशक्ति है मेरे साथ, राष्ट्रीय पार्टी मेरे साथ। तो आप समझिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और उसी के सहयोग से वो किस तरीके से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। आपके सामने है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे महाराष्ट्र की सरकार को, चुनी गई सरकार को संकट में डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं गुवाहाटी में ही। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उससे उतरने के बाद जो ये तथाकथित बागी विधायक हैं, इनको पुलिस के साथ 3 असम राज्य परिवहन निगम की लग्जरी बसों से रेडिसन ब्लू होटल ले जाया गया, और मुख्यमंत्री कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। आप समझिए, लेकिन राज्य परिवहन की लग्जरी बसों से ले जाया गया। रिसोर्ट जो बताता है उसके मुताबिक, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 7 दिनों के लिए 56 लाख रुपए में 70 कमरे बुक किए गए।
लेकिन खाना पीना और अन्य खर्चे अतिरिक्त हैं। तो दैनिक जो खर्चा है एक व्यक्ति का, जो मतलब वहां पर टोटल जो अभी रुके हुए हैं जितने लोग, उसमें दैनिक जो खर्चा है, रोज का खर्चा है, वो 8 लाख रुपए से अधिक का है। इसके बाद में तो ये तो हो गया आपके होटल का, और इसके बाद में आपके दूसरे खर्चे हैं। कुल मिला के 7 दिन में करीब 1.25 करोड़ रुपए का यहां पर खर्चा है। इसके अलावा चार्टर्ड प्लेन, सूरत के होटल का किराया और ये सारी सब चीजें जोड़ दिए जाएं तो करीब ये 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास पड़ता है। सवाल यह है, क्या कोई विधायक अपने वेतन से इतना खर्च कर सकता है? यह पैसा खान कहां से आ रहा है, कौन चुका रहा है, यह बिल कौन कैसे क्या होगा? जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर सका, मतलब जो 10वीं पढ़ा हुआ है एकनाथ शिंदे, और उसे ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा था, क्या उसके पास इतना पैसा हो गया है? भावना गावली सहित 3 विधायक जिन्हें ईडी ने नोटिस दिया है, भावना गावली और उनके साथ साथ 3 विधायक नोटिस दिया गया है, वो भी गुवाहाटी में बैठे हैं। जिनको नोटिस ईडी का मिल जाता है वो गुवाहाटी बैठ जाते हैं। तो यदि वास्तव में हमारी एजेंसी में थोड़ी रीढ़ बची है तो ये भुगतान कौन कर रहा है, इसकी आय का स्रोत क्या है, क्या वो इसको जांचेंगी? शायद नहीं। तो ये हो गया आपका तीसरा कार्यपालिका का। अब चौथा देख लीजिए। चौथा स्तंभ स्वयंभू है मीडिया। मीडिया वही गुणगान कर रहा है, पड़ा हुआ है वहां। होटल ने उनके लिए पंखा लगवा दिया है, थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था कर दी, जमीन में दरी बिछा दी है, वो जमा हुआ है। और वो दिन प्रतिदिन यही बता रहा है, अरे साहब बागी विधायक ये कर रहे हैं, बागी विधायक वो कर रहे हैं, बागी ये कर रहे हैं, और उनकी ताकत का बखान किया जा रहा है। और एयर कंडीशन कमरों में नोएडा के बैठ करके जो है ये चैनल गुणगान कर रहे हैं सरकार का और सरकार की स्थिति का। अब आप समझिए, शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और जो पूरी राजनीतिक चीजें हैं वो पसंद नहीं आती है नरेंद्र मोदी सरकार को। इसीलिए राहुल गांधी पर हमला बोला जाता है जब इस तरह की स्थितियां होती है। अब आप समझ लीजिए, ये भी है, समझ लीजिए, जब राहुल गांधी निशाने पर होते हैं तो और कोई नहीं, देश में कोई राजनीतिक संकट होता है, उसी वक्त देश में हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा होता है। यह बात एक बार फिर से सच साबित हो गई है। देख लीजिए, राहुल गांधी पर ईडी और ये सबको करके पूरा मीडिया और सारी चीजें वहां लगी हुई थी, पूरा राजनीतिक स्थितियां लगी हुई थी, और इन्हीं के बीच में अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी। उसके बाद में सब जब उसका विरोध हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसी बीच में, इन्हीं सबके बीच में राहुल गांधी और उसमें सबको फंसाए हुए थे। और तभी DHFL का एक और बड़ा घोटाला हो गया जो 34,615 करोड़ रुपए का है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है। और 1 लाख करोड़, टोटल 1,34,615 करोड़ रुपए का टोटल यदि माना जाए तो घोटाला है। और पूरे घोटाले पर मोदी सरकार और अंबानी परिवार साफ साफ नजर आता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। DHFL बीजेपी को करोड़ों का चंदा देता है, पहली बात। दूसरी चीज, DHFL 1 लाख करोड़ का घोटाला करता है और DHFL को अंबानी का समधी खरीद लेता है। जब अंबानी का समधी पीरामल और अंबानी का जो समधी पीरामल, दोनों बीजेपी को, आपको पता है, चंदा देते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, आपके सामने। तो हर घोटालेबाज के घोटाले का माल खरीदने का काम बीजेपी में चंदे से होता है। अब DHFL की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है। अंबानी के समधी पीरामल को DHFL केवल 37,000 करोड़ रुपए में बेच दी गई। सुन लीजिए, 37,000 करोड़ में बेच दी गई 1 लाख करोड़। और बैंकों ने 63,000 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। उनको 37,000 करोड़ में बेच करके 63,000 करोड़ का बैंकों ने लोन माफ कर दिया।
और 100% लोन रिकवरी बता दी गई। कितना बड़ा फ्रॉड किया गया। 63,000 करोड़ माफ भी कर दिया गया और कहा गया 100% लोन रिकवरी हो गई और यह कह के फाइल बंद कर दी। ये बैंकों ने किया है, ये भारत सरकार की बैंकों ने किया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। तो आप समझिए अब इसमें एक और नया घोटाला आ गया है 34,616 करोड़ का। और इसमें क्या है, जो बैंकों को जो तथाकथित 37,000 करोड़ रुपए मिले थे वो भी डूब गए। मतलब बैंकों को जो 37,000 करोड़ रुपए मिले, 1 लाख करोड़ की कंपनी 37,000 करोड़ में बेच दी गई और उसके बाद में 63,000 करोड़ रुपया बैंकों ने माफ कर दिया और जो 37,000 करोड़ रुपए बैंकों को मिले वो भी जो तथाकथित मिले वो भी डूब गए। अब ये खेल समझिए, असली घोटाला क्या है। अंबानी के समधी पीरामल ने डीएचएफएल 37,000 करोड़ में खरीदा, पर डीएचएफएल के पूर्व मालिक ने जेल से ही डीएचएफएल की कीमत 91,000 करोड़ लगाई और कहा तुरंत पेमेंट हम करते हैं, तुरंत पेमेंट ले लीजिए 51,000 करोड़। लेकिन सरकार ने उनसे 51,000 कह रहे हैं 91,000 करोड़ 91,000 करोड़ डीएचएफएल को 37,000 करोड़ों में अंबानी के समधी पीरामल को बेच दिया गया और 63,000 करोड़ रुपया जो बैंकों का था वो माफ कर दिया गया। इस पर जो इसके डीएचएफएल के पूर्व मालिक थे उन्होंने इसकी 91,000 करोड़ रुपए कीमत लगाई जेल से ही और कहा कि इसका पेमेंट हम तुरंत करते हैं, तुरंत लीजिए। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए में अंबानी के समधी पीरामल को यह कंपनी बेच दी। 91,000 करोड़ नहीं लिया और 63,000 करोड़ लोन का भी माफ कर दिया। इसके बावजूद डीएचएफएल अंबानी के समधी पीरामल को बेच दी गई। और जब महाविकास अघाड़ी सरकार जो है, अब इसका कनेक्शन समझ लीजिए क्यों ये सरकार गिराने पे तुले। महाविकास अघाड़ी सरकार एनडीए सरकार से जुड़े जो है एक व्यक्ति ने डीएचएफएल को अंबानी के समधी को बेचने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की और नतीजा आपके सामने है कि अब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में आ गई। तो सिर्फ ये इसलिए सरकार खतरे में नहीं आई है कि यहां पर जो है सत्ता स्थापित करनी है भाजपा को, ये इसलिए भी खतरे में आई है कि मोदी जी के जो मित्र हैं उन पर, उनके घोटाले पर, और जिसमें स्वाभाविक सी बात है सरकार ने दिया है तो सरकार भी शामिल है, तो इस पर आप बवाल खड़ा कर रहे हैं, अदालत जा रहे हैं, तो अब सजा लीजिए, हम सरकार भी तुम्हारी खत्म करेंगे, पार्टी भी खत्म करेंगे और इसमें तो कुछ होना नहीं है क्योंकि अदालत हमारी है, हमारे आदेश पे चलती है, हमारे इशारों पे चलती है। आपको दिखा दिया जब देश की सर्वोच्च अदालत यूं चलती है तो हाई कोर्ट क्या करेगी, यह स्थिति। दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी चरम पर है, देश पर कर्ज भारी है, देश महंगाई की मार से पिट रहा है, देश में तमाम तरह के संकट हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज दूसरे में हिंसा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और उस स्थिति में क्या हो रहा है, उस स्थिति में सरकार ने फैसला किया है, प्रस्ताव तैयार किया है कि बी और सी कैटेगरी की, मतलब खा और गा श्रेणी की जो नौकरियां हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया में अब बदलाव किया जाएगा। और इसमें जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें कर्मचारियों को शुरुआत में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में यदि हम ठीक समझेगी सरकार तो उन्हें आगे नियमित कर लेगी, अन्यथा उन्हें निकाल बाहर करेगी। तो आप समझिए, और अनुमान सेवा संबंधी लाभ भी नहीं मिलेंगे, 5 साल में निकाल दिया गया। 5 वर्ष की कठिन संविदा की जो नौकरी होगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी होगी, उसमें जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही
मौलिक नियुक्ति मिलेगी। शासन कार्मिक विभाग इसके प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट में लाने जा रहा है और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। वर्तमान सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संवर्ग के सेवा नियमावली के अनुसार और सारी चीजों में जो अभी 2 वर्ष का प्रोबेशन देती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती है। इस दौरान कर्मचारियों को नियमित कार्यों की तरह वेतन और लाभ भत्ते दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में काम करते हैं, नियमित होने पर नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित जो नियम है उसमें 5 वर्ष की संविदा होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर उसके बाद में नौकरी होगी और समूह गा और खा और गा को की पूरी भर्ती प्रक्रिया को इस तरह से बदला जाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप सारे जो सरकारी लाभ पाते हैं, सारी नौकरियों में आपको एक सुरक्षा मिलती थी सरकारी, वो खत्म हो जाएगी। आपसे दया पे जिएंगे और आपसे जैसे जो चाहा जाएगा वो कराया जाएगा। तो जो आप अभी ये करते हैं वो सब रुक जाएगा। तो आप समझिए, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई और सेवक भी हो गए। तो सबको कैसे इस सरकार ने खत्म करने का किया है। इसीलिए हमने कहा आपसे, हालात ये हैं, सीबीआई, सीडी, ईडी, कोर्ट और फिर कीचड़ में खिला कमल, यही एक सत्य। और इस तरह से ये आप समझिए महाराष्ट्र सरकार क्यों खतरे में है, क्यों अदालतें जाकिया जाफरी की याचिका पर यदि निष्पक्ष जांच हुई है तो क्यों नहीं सार्वजनिक करती। सारी बातें आपके सामने। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे कुछ और के साथ में। धन्यवाद।